मैंने इसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा। खामोशी के साथ आगे बढ़ो, मैंने हकीमा अंदाज में कहा। सबसे आगे में मेरे साथ फ्लोरा और उसके पीछे बाकी लोग थे। डॉक्टर जवाद को खलासी ने संभाल रखा था। आगे गहरा अंधेरा था। रेतली जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता कदम अलिफाते थे। दरख्तों की तरफ बढ़ रहे थे। दावर दावर तक रोशनी का नाम और निशान नहीं था। इस खामोशी और तारीकी से और वहशत होने लगी। इतने दिनों बाद जमीन पर कदम रखने की वजह से टांगें साथ नहीं दे रही थीं, डगमगाते हुए जैसे हमने बहुत सारी शराब पी ली हो। हम चलते रहे। दरख्तों का सिलसिला करीब ही था और ये बात तय थी कि ये कोई घना जंगल है। जंगल में ऐसे खानुमा बर्बाद अफराद की शब बसरी का तसव्वुर ही हौलनाक था। मैंने इन सबको मुतनब्बे किया कि वो बेहद मोहतात होकर कदम बढ़ाएं और एक दूसरे के हाथ पकड़े रहें। जंगल के पार ही किसी आबादी के मिलने का इम्कान है और कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता कि जंगल कितनी दूर तक फैला हुआ है। यहाँ कीड़े मकोड़ों और दरिंदों के बकसरत पाए जाने का अंदेशा था। मेरे ज़हन ने इस मुश्किल रात और सिया जंगल से निमटने के लिए मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। स्कीमें मुरतब करने का काम मुझे खासा आता है। मैंने उन्हें तमाम खतरात सूंघ कर बताया कि रात छोटे दरख्तों के करीब ज़मीन पर गुजारी जाए और हम में से 2 आदमी जागते रहे। ग़िज़ा की तलाश सुबह सवेरे ही की जा सकती है। वो सब मेरी बात पर साद करते जाते थे। मुझे इसका शदीद एहसास था कि सरंगा बहुत दिनों से भूखा है, मगर इस वक्त दरख्तों को छेड़ना किसी तौर मुनासिब नहीं था। दरख्तों की पहली कतार को हमने उबूर किया। आगे बढ़ते हुए हमारे सर दरख्तों से टकराने लगे। मैंने आहिस्तगी से चंद शाखें तोड़कर अपने साथियों के हाथों में थामे और उन्हें हिदायत की कि वो रास्ता टूलते हुए बहुत हुतात से आगे बढ़े। एक दूसरे से बात करने की कोशिश न करें, सरगोशी में ही कुछ पूछें। जंगल में दाखिल होते ही हम सबको अंदाजा हो गया कि हमें दरख्तों के ऊपर रात भर बैठे रहना होगा, मगर वहां जंगली चींटियों और छोटे मोटे जहरीले कीड़ों का और नीचे जमीन पर सांप, बिच्छू और दरिंदों का इम्कान था। इस इम्कान की सरिता की चीख ने तायीद की। वो अचानक चीखने लगी। इसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया था। मैंने फ्लोरा का हाथ छोड़कर सरिता के मुंह पर हाथ रख दिया और उन सबको हुक्म दिया, दोस्तों, इस खतरनाक जंगल में रात गुजारना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। लाइफ बूट के करीब हम ज्यादा महफूज तरीके से रात गुजार सकते हैं। जहां इतना इंतजार किया गया है, वहां अंधेरे दावर होने तक और इंतजार कर लिया जाए। वो सब बगैर कुछ कहे वापस होने लगे, इसलिए कि ये बेहतरीन मशवरा था। हम दोबारा थक कर हार कर लाइफ बूट तक वापस आ गए। मैंने डॉक्टर के एक पीर से रस्सी बांधकर इसका दूसरा सरा अपने पीर से बांध लिया। रेतली जमीन पर हम नीम मुर्दा हालत में दराज हो गए। सरिता सिसक रही थी। मैंने इसके बाजू पर अपनी कमीज बांध दी, लेकिन वो देर तक तड़पती और सिसकती रही। सरंगा बार बार इसे तसल्लियां देता रहा। हमारे पास इस गरीब का दुख दूर करने के लिए कुछ भी तो नहीं था। अली और सुबह को फटने से कबल सबसे पहले मैं बेदार हुआ और मुझसे कुछ देर बाद सरंगा जागते ही समंदर की तरफ गया। नहाने के बाद इसने अपनी जेब से मूर्ति निकाली और उसके सामने अजीब व गरीब हरकतें करने लगा। अली और सुबह ही बाकी तमाम अफराद बेदार हो गए। सरिता का हाथ सूज चुका था। मैंने इसे जब्त करने की तलकीन की। समंदर पर मुंह हाथ धोने के बाद हम फिर जंगल की तरफ रवाना हुए। परिंदों के शोर गुल और जंगली जानवरों की आवाज में साहिल तक आ रही थी। हम नहाते थे और हर सूरत हमें जंगल में दाखिल होना था। 7 आदमियों का यह काफिला दिल में दहशत वंगा हो। मैं खौफ लिए फिर जिंदगी की उम्मीद में जंगल की तरफ बढ़ने लगा, मगर अभी हम कुछ ही आगे बढ़े थे कि मिस्री ताजिर कमाल भयानक चीख मारकर जमीन पर ढेर हो गया। इसके साथ ही फ्लोरा की हज़ियानी चीख भी सुनाई दी। हमने जमाल को संभालने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरा नीज़ा मेरे करीब जमीन पर आकर लगा। मैंने फौरन ही हाथ ऊपर उठा दिए। मिस्री ताजिर साहिल पर चित पड़ा था
और उसके सीने में अंदर तक नीज़ा पैवस्त हो गया था। खतरा महसूस करके बाकी 5 अफराद ने भी अपने हाथ ऊपर उठा दिए। हमारा मिस्री साथी किसी वहशी के नेज़े से हलाक हो चुका था। ये इस जजीरे की मनहूस सुबह का आगाज था। हमारी निगाहें दरख्तों की तरफ थीं। सामने दरख्तों के झुंड की तरफ खलबली सी हुई और हमें अपना खून शरियानों में मुंजमद होता महसूस हुआ। 6-7 नंग धलंग सियाफाम वहशी हाथों में लंबे लंबे नेज़े थामे हमारी तरफ नपे तले कदम उठाए बढ़ रहे थे। मेरी कैफियत इस मुसाफिर से मुख्तलिफ ना थी जिसने मंजिल के करीब पहुंच कर दम तोड़ दिया हो। शेख ताहिर मेरे पहलू में खड़ा सरतापा लरज रहा था। फलोरा मेरे कदमों के करीब बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर जवाद की ज़हनी हालत चूंकि दुरुस्त ना थी, इसलिए वो मौत के पैगाम्बर उन नंग धड़ंग वहशियों का मुंह चिढ़ा रहा और कड़वी कसीली शक्लें बना रहा था। रंग के अमल में कोई फर्क ना आया था। वो सरिता के साथ हाथ उठाए खड़ा था। मेरी अपनी हालत नागुफ्ता थी। गुम खड़ा उन बदहैत वहशियों को देख रहा था। वो नेज़े संभाले मोहतात कदमों से हमारी समत आ रहे थे। उनके जिस्म पर कोई ऐसी शय नहीं थी जिससे जिस्म का कोई हिस्सा भी छुपा सके। सिया जिस्मों पर सफ़ेद रंगों से आड़े तिरछे नकूश बने हुए थे। कानों और नकुनुहे में हाथी दांत के बड़े बड़े बाले नजर आ रहे थे। खूनखार निगाहों से झलकने वाली बेरहमी मेरी हर उम्मीद खत्म कर रही थी। जिंदगी और मौत का फासला बतदरीज कम हो रहा था। शेख जिस अंदाज में सरतापा कांप रहा था, इससे यही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि वो हद दर्जे खाइफ है और किसी भी लम्हे बेहोश होकर गिर पड़ेगा। वो मेरे पहलू से जुदा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। इसकी ये बचकाना हरकत हम सब की रही सही उम्मीदों का खात्मा कर सकती थी। मैंने जल्द ही दबी जुबान में इससे कहा, शेख ताहिर अपनी जगह जिसे खड़े रहो, भागने की हमाकत मत करना, वरना हुआ में फेंके हुए नेज़े हमारे जिस्मों को भी छेद कर रख देंगे। अज़नदी से काम लो। मेरी बात पर शेख ताहिर अपनी जगह साकित हो गया। जंगलियों ने करीब पहुंचकर ताहिर को बाजुओं से जकड़ लिया। फिर उन्होंने हाथ के इशारे से सरंगा और सरिता को अलहिदा हो जाने का हुक्म दिया। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। 2 जंगलियों ने झपटकर मुझे भी जकड़ लिया। फिर एक ने फलोरा का हाथ थाम लिया। इसके बाद डॉक्टर जवाद को घसीटा गया। मैंने ये बात खास तौर पर महसूस की कि तमाम जंगी फलोरा को देखकर नज़रों में मसर्रत का इजहार कर रहे थे। अलबत्ता जब डॉक्टर जवाद पर उनकी नज़र पड़ी तो उनके चेहरे नफरत से खींच से गए। डॉक्टर दीवानगी के आलम में खुद को उनके शिकंजे से छुड़ाने की खातिर हाथ पांव मार रहा था और हज़ियान बिक रहा था। पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। लपक झपक, हाय अब्वाल हॉल, थाई था खास। डॉक्टर दीवानगी की हालत में उन अक्शिन अब के जा रहा था। इसकी मुजाहमत ने जंगलियों को भड़का दिया। एक चौड़े चकले सीने वाले जंगली ने अपने साथी से कहा, इसे मार डालो, ये भागने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसके जुमले के इख्तिताम के साथ ही दूसरे जंगली को उछलकर नीज़ असनिबेलती देखा। इसके इरादे खतरनाक थे। नेज़े की अनी से इसने घुटनों के बिल हल्का सा दबाव डालकर अजीब अंदाज में डॉक्टर के पेट का निशाना लिया और आगे बढ़ने लगा। मेरी हालत गैर हो रही थी। मौत बड़ी तेजी के साथ डॉक्टर के गिर्द अपना घेरा तंग कर रही थी। मुझे सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। इत्तफाकना मेरे जहन में तोमुगा का कहा हुआ जुमला उभरा। इसने कहा था कि अफ्रीकी जंगली कबाइल डॉक्टरों को काबिल प्रस्तिश समझते हैं और हर हाल में उनकी हिफाजत करना अपना फर्ज समझते हैं। अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आते ही मैंने टूटी फूटी जुबान में चौड़े चकले सीने वाले जंगली को मुखातिब करके कहा, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है। डॉक्टर का लफ्ज़ सुनते ही इस जंगली ने अपना नेज़ा जल्दी से नीचे कर लिया, जो पहले इसे डॉक्टर के पेट में उतार देने के लिए पर तोड़ रहा था। चौड़े चकले सीने वाला मुझे अपनी ज़बान बोलता देखकर चौंक फिर सीना ताने मेरे नज़दीक आया और खुश्क लहजे में बोला, तुम लोग कौन हो? मैंने अलिफाकेर हुई सांस और डूबते दिल पर
काबू पाकर उसे मुख्तसरा अपनी रुदात सुना दी। इन लोगों की ज़बान कदरे मुख्तलिफ थी, ताहम मेरी टूटी फूटी ज़बान किसी काम तो आए। जाला काका तस्किरा में दीदा और दानिस्ता नज़रअंदाज कर गया। मैंने इसको यह बताया कि हमारा जहाज़ तूफान में फंस कर तबाह हुआ था। जनली की आंखें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थीं, यूं जैसे वो मेरी कहानी की तस्दीक कर रहा था। कब्ल इसके कि वो कोई जवाब देता, इसका एक दराज कद साथी करीब आकर हकारत से बोला, ये झूठ बोलता है, ये हमारा दुश्मन है, हम उसे देवताओं की भीन चढ़ाएंगे। बेश चौड़े चकले सीने वाले जंगली ने अपने साथी से कहा, फिर मुझे और शेख ताहिर को देखकर कहा, हम कोई फैसला नहीं कर सकते, काबिल मोहतरम विमकुदुस है। फिर वो दोबारा मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, डॉक्टर ने भागने की कोशिश क्यों की थी? डॉक्टर पागल है, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। मैंने डरते डरते जवाब दिया। कुछ देर तक मैं जंगलियों के अलिफाल्टी सीधे सवालात का अलिफाल्टी सीधे अंदाज में जवाब देता रहा। शेख ताहिर इस तमाम अरसे में मेहरबल रहा, अलबत्ता मुझे जंगलियों से गुफ्तगू करता देखकर उसके चेहरे से मारदनी के असरात किसी कदर छुट चुके थे। डॉक्टर जवाद भी बड़ी संजीदगी से हमारी गुफ्तगू सुनने लगता और कभी हज़ियान बकना शुरू कर देता। फलोरा बदस्तूर रेत पर बेहोश पड़ी थी और रंग धड़ंग जंगली इसे दिलचस्प नज़रों से घोर रहे थे। मैंने इस बात को ख़ास तौर पर नोट किया कि फ्लोरा के सिलसिले में उनका रवैया जारहाना नहीं था। सरंगा ने कोई मुज़ाहमत नहीं की थी, इसलिए वो भी महफूज था। सरिता मुझसे कुछ मुतमिन हो जाने के बाद हमें नेज़ों की नोक से आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया। फ्लोरा को चौड़े चकले सीने वाले जंगली ने उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया था। मुझे मालूम था कि फ्लोरा, सरिता और डॉक्टर जवाद की जिंदगियां महफूज हैं। दौरान गुफ्तगू मुझे सिर्फ इतना मालूम हुआ था कि हमें 2 रोज तक कैद में रखा जाएगा। इसके बाद जंगलियों के सरदार शोइला के सामने पेश किया जाएगा, जो हफ्ते में सिर्फ 2 बार कबीले वालों के सामने आता है और ज़रूरी मसलों का हल पेश करता है और दूसरे मसाइल का फैसला कराता है। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ कि इन जंगलों का तरीक़ा ज़िंदगी किसी कदर मुहज़्ज़ब है। मेरे जहन में शोइला के मुख्तलिफ खाके बनते और बिगड़ते रहे, मगर ये अक़ुबला कौन है जिसका नाम जंगलियों ने बड़े एहतराम के साथ लिया था? अक़ुबला यकीनन उनकी कोई पुरस्कार लायक परस्तिश हस्ती है। मैं आइंदा पेश आने वाले वाक़यात के लिए अपने जहन में मंसूबे बनाता रहा। शेख ताहिर ने रास्ते में एक बार मुझे मुखातिब करने की कोशिश की थी, लेकिन पुश्त से एक जंगली ने इसके शाने पर इस जोर से नेज़े का उल्टा हिस्सा मारा कि वो बुलबुला उठा। खुले मैदानी हिस्से में अलिफाबेरती सूरज की रोशनी मौजूद थी। दरख्तों के झुंड से गुजरते वक्त हमारे लिए रास्ता चलना दुश्वार हो रहा था। कोई 2 घंटे तक हम घने जंगल के दरमियान से गुजरते रहे, फिर दोबारा खुले आसमान के नीचे आ गए। मुझे ताज्जुब था कि रास्ते में हमारी मुलाकात किसी दूसरे जंगली से नहीं हुई। इस जंगल से गुजरकर हमें एहसास हुआ कि गुज़िश्ता रात यहाँ से वापस होकर और साहिल पर सोने का फैसला करके हमने अपनी जिंदगियां बिचा ली थी। अगर हम रात यहाँ गुजार रहे होते तो जंगली जानवर सुबह तक हमारा काम तमाम कर चुके होते। अजीब बात यह थी कि जंगलियों की मौजूदगी में किसी दरिंदे ने उधर का रुख नहीं किया। जंगली इन मुश्किल रास्तों पर बड़ी तेजी से चल रहे थे। सरिता के हाथ की तकलीफ खासी बढ़ चुकी थी, मगर वो बाहौसला लड़की आंसू छुपाए सर झुकाए खामोश खामोश चल रही थी। एक जंगली ने जब इसका सूजा हुआ हाथ देखा तो मुझसे इसका सबब मालूम किया। मैंने रात का सारा वाकया उसे बता दिया। इसने मेरी बात सुनकर एक कहका लगाया। इस कहकहे की कोई तक नहीं थी। मैंने भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर इसका साथ दिया, जिस पर उसकी आंखों से गुस्सा मुतरश्शे होने लगा। फिर मुझे माज़रत खाहाना रवैया इख्तियार करते हुए ही बनी और यही बात समझ में आई कि किसी रू अमल का इजहार किए बगैर चुपचाप उनके साथ चलते रहना बेहतर है।
जंगली हमें साथ लिए एक बड़े दरख्त की तरफ बढ़े। इस दरख्त के तने में एक बहुत बदसूरत बूढ़ा जंगली आराम कर रहा था। इसके पास जड़ी बूटियां और अजीबो-गरीब किस्म के पत्थर के औजार थे। जंगलियों ने इससे सरिता का अहवाल कहा। पहले तो वो हमें हैरान कुन नजरों से घूरता रहा, फिर उसने सरिता का हाथ अपने हाथ में लेकर खुद एक फूंक मारी और जमीन से अपना असा उठाकर हाथ के मुतासिर हिस्से पर तेजी से फेर दिया। चश्म जदन में इस की सूजन कम हो गई। सरिता की आंखें फट गईं। इसकी सारी तकल्लुफ रफ हो चुकी थी। बूढ़े सरंगा ने इस अमल पर किसी ताज्जुब का इजहार नहीं किया। ये इब्तिदा थी। मैं ये मुजज़ाना इलाज देखकर इस जजीरे से और खौफजदा हो गया। खुले मैदान को उबूर करने के बाद हमें एक मुख्तसर मगर दुश्वार गुजार चट्टान से गुजरना पड़ा। इसके बाद हमें एक झोंपड़ी में ले जाकर बंद कर दिया गया, जो बांसों और सरखियों से बनाई गई थी। इस जगह थोड़े थोड़े फासले पर 10-12 झोंपड़ियां और बनी हुई थी। झोंपड़ी में धकेल कर बारस से दरवाजा बंद कर दिया गया। चौड़े चकले सीने वाले जंगली ने मुझे सख्ती से ताकीद की कि अगर तुमने बिला इजाजत बाहर निकलने या फरार होने की कोशिश की तो नताइज की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। डॉक्टर को वो अपने साथ दूसरी झोंपड़ी में ले गए। अलबत्ता फ्लोरा को हमारा साथ ही छोड़ दिया गया। मुझे इस फराख दिली की मुतालिक तवक्को नहीं थी। झोंपड़ी के दरवाजे को बाहर से बंद करने के बाद चौड़े चकले सीने वाले की आवाज फिर मुझे सुनाई दी। इसने अपने 3 साथियों से हमारी निगरानी करने की सख्ती से ताकीद की थी। झोंपड़ी में पहुंचकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। फ्लोरा अभी तक बेहोश थी। मेरे दिल में हलचल मची हुई थी। हम बारी तरह घर चुके थे। जंगलियों के बाहर चले जाने के बाद मैंने दरवाजे के करीब जाकर झरी से बाहर झांका। दरवाजे पर 3 जंगली निगरां तैनात थे। मैंने झोंपड़ी का जायजा लिया। इसकी पैमाइश बमुश्किल 9-10 मुरब्बा फुट रही होगी। निकासी के लिए महज वही रास्ता था जिसके बाहर 3 बदसूरत जंगली पहरा दे रहे थे। फर्श पर खुश्क घास बिछी हुई थी जिस पर फ्लोरा बेसुध पड़ी थी। शेख ताहिर सहमा हुआ एक तरफ निढाल बैठा था। सरंगा और सरिता भी एक कोने में घुटनों में सर दिए बैठे थे। मैंने सबसे पहले फ्लोरा की खबर ली। नब्ज की रफ्तार तसल्ली बख्श थी। मैं इसे होश में लाने की तरकीबें सोच रहा था कि सरंगा मेरे पास आया और पहली बार मुखातिब हुआ। इसके लहजे में बड़ा दबदबा था। वो कहने लगा, जाबिर, तुम दरवाजे पर जाकर उन जंगलियों से कहो कि वो हमें कुछ खाने को दें। मैं लड़की को होश में लाता हूं। भूख से हम सब का बुरा हाल था। मैं हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और जोरदार आवाज में एक जंगली को मुखातिब किया। मैंने झरी से देखा कि वो मेरी आवाज की तरफ लपका है। जब वो बर्ख रफ्तारी के साथ दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मैंने इससे अदब के साथ कुछ ग़िज़ा लाने को कहा। वो कोई जवाब दिए बगैर मेरी बात सुनकर चला गया और मैं फ्लोरा के करीब आकर बैठ गया। सरंगा ने इसके जिस्म के चंद ऐसे हिस्सों पर मालिश शुरू कर दी थी कि वो कसमसाने लगी। आंखें खोलकर उसने झोंपड़ी को हैरत से देखा और कुछ समझते कुछ ना समझते हुए मुझसे मुखातिब हुई। हम कहाँ हैं? मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, हम खैरियत से हैं। ये जंगली लोग तो बड़े मुहज्जिब हैं फ्लोरा। जाबिर, क्या वो दरिंदे चले गए? फ्लोरा की घटी घटी आवाज उभरी। हाँ, वो तो कभी के चले गए। अब हम दूसरी जगह हैं। तुम तो बहुत बहुसला लड़की थी। ये देखो, सरंगा हमारे पास है। वो सामने सरिता बैठी है। सरंगा तुम्हें होश में लाए हैं। मैंने बच्चों की तरह इसे समझाते हुए कहा। नहीं जाबिर, नहीं। फ्लोरा बे-इख्तियार मेरे सीने से लिपट कर सिसकती हुई बोली। हम मुसीबत में घर गए हैं। मैं उसे अपने तौर पर समझाता रहा, लेकिन खौफ उसके दिल में बैठ गया था। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और जंगलियों ने वहशियाना अंदाज में फल और नीम पका गोश्त हमारी तरफ फेंक दिया।
हम सब इस पर कुत्तों की तरह झपट पड़े। फलों और गोश्त की मिकदार कम नहीं थी, लेकिन हम में से हर शख्स अपने लिए ज्यादा हिस्सा वक्फ करना चाहता था।